हे गाइस, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं फिर से क्लास 12 के जो केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर चल रहा था वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन का आज लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में जानेंगे, बेसिक चीज़ें जानेंगे। देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल टाइप के भी, और विद्युत रासायनिक श्रेणी से कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसका 2 या 3 अनुप्रयोग लिखिए, या विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो आज हम लोग लक्षण अनुप्रयोग पढ़ेंगे। कल हम आपको, यानी कल नहीं, अगले लेक्चर में जब भी हम लोग मिलेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को समझेंगे, इसका एक एक प्रयोग अनुप्रयोग समझेंगे, क्योंकि ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, न केवल बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि आगे जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे वहां पर भी विद्युत रासायनिक श्रेणी से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट सर्च कर लेना, अल्फा इंस्टीट्यूट चैनल खुल जाएगा। ठीक है, आ जाएगा चैनल, वहाँ पर पहले के लेक्चर्स भी अपलोड हैं। और आप सभी लोग असाइनमेंट टेस्ट देने के लिए संडे को, इसी संडे को आपका असाइनमेंट टेस्ट है, देने के लिए सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर फिजिक्स के लिए कूलाम बैच बना हुआ है और केमिस्ट्री के लिए बेंजीन बैच बना हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर। ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ना है, लेकिन एक पॉइंट हमसे छूट गया था लास्ट लेक्चर में, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्या है वह पॉइंट? सेल का विद्युत वाहक बल। हेडिंग करिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल, ये जानेंगे। उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल जरा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, जो भी हमसे फिजिक्स पढ़े हैं, जो क्लास 12 का फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं 11 बजे, जितने भी स्टूडेंट पढ़े हुए हैं हमसे फिजिक्स, जरा सभी लोग सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं आपको पढ़ाया था फिजिक्स में, मैं आपको अभी फिजिक्स वाला डिफिनीशन नहीं बताऊंगा, यहाँ पे केमिस्ट्री वाला डिफिनीशन बताऊंगा। अगर केमिस्ट्री में पूछता है तो आपको केमिस्ट्री वाला डिफिनीशन लिखना है, वहीं अगर फिजिक्स में पूछता है तो आपको क्या लिखना है? फिजिक्स वाला डिफिनीशन लिखना है। ठीक है, तो देखिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। आपको मैंने बताया था, जब किसी भी धातु की पत्ती को, ये देखिए, जब किसी भी धातु के पत्ती को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु के पत्ती पर इस विलयन के सापेक्ष विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। मैं आपको बताया था ना, अगर इस पे विलयन में ऋणावेश आता है तो इस पे धनावेश, अगर इस पे धनावेश तो इस पे ऋणावेश, मतलब एक दूसरे के विपरीत आवेश इस पर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते थे? इसे हम लोग इलेक्ट्रोड कहते थे। ये आपका इलेक्ट्रोड है। इसी इलेक्ट्रोड में क्या होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर धनावेश है, यहाँ पर ऋणावेश है, तो यहाँ पर क्या है? चार्ज में अंतर है, आवेश में मतलब डिफरेंस है। डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर आपका एक विभव उत्पन्न हो जाता था, जिसे सेल विभव कहा जाता था। या फिर मैं आपको कल के लेक्चर में बताया था इसके बारे में बेहतरीन तरीके से। इसको क्या कहते थे जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इलेक्ट्रोड विभव कहा करते थे। क्या कहते थे? इलेक्ट्रोड विभव। और यहाँ पर देखिए, इसमें क्या मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि इसमें ऑक्सीकरण अपक्रिया या फिर अपचयन अपक्रिया होती है। इसलिए इसको हम लोग केवल ऑक्सीकरण और केवल अपचयन अपक्रिया, या तो इसमें ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा। ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में आप बचपन से पढ़ रहे हो, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं पहले बताया था। ठीक है, यहाँ पर या तो ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है या तो अपचयन अपक्रिया होती है। केवल एक अपक्रिया होती है, केवल एक अपक्रिया होती है, इसलिए इसको हम लोग अर्ध सेल भी कहते हैं। अब देखिए, अर्ध सेल से बनता है आपका सेल का विद्युत वाहक बल। देखिए यहाँ पर केवल एक ही अपक्रिया होगी, या तो ऑक्सीकरण या तो अपचयन, दो ही होगा। यानी यहाँ पर या तो ऑक्सीकरण, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न होगा, अगर यहाँ पे अपचयन हो रहा है तो यहाँ पे अपचयन विभव उत्पन्न होगा। जो अपक्रिया होगी उसी के अनुसार यहाँ पे विभव उत्पन्न होगा। मैंने आपको यह भी बताया था, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव जो उसका वैल्यू होता है समान होता है। परिमाण वैल्यू जो होता है इसका समान होता है। परिमाण का मतलब वैल्यू समझ लेना सभी लोग। ऑक्सीकरण और अपचयन विभव का वैल्यू समान होता है, लेकिन उसका जो उसका जो होता है चिन्ह,
चिन्ह का मतलब आप सभी लोग समझ लीजिए, जैसे अगर ऑक्सीकरण विभव आपका पॉजिटिव होगा तो अपचयन विभव नेगेटिव होगा, यानी वैल्यू में समान होगा। अगर ऑक्सीकरण विभव +10 वैल्यू है, ऑक्सीकरण विभव का वैल्यू +10 है तो इसका -10 होगा, अपचयन का -10 होगा, यानी कि इसका वैल्यू समान होता है, परंतु इसके जो यहाँ पर आवेश हैं, चिन्ह हैं, वह विपरीत होते हैं। यह मैं आपको बताया था। ये सभी चीज़ें लास्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। मुझे यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल बताना है। देखिए, किसी भी सेल में, कोई भी सेल है, किसी भी सेल में दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? अगर मान लीजिए कोई एक दो अर्ध सेल ले लें, एक अर्ध सेल में आपका ऑक्सीकरण विभव होता है, दूसरे मतलब अर्ध सेल में अपचयन विभव हो, तो यहाँ पर क्या होगा? विभव में अंतर होगा। विभव में अंतर होने के कारण यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, मुझे मालूम है। फिर से समझते हैं। हम क्या करते हैं, देखिए यह आपका एक अर्ध सेल है, आपका यह अर्ध सेल है। सिमिलरली यहाँ पर एक दूसरा अर्ध सेल ले लेते हैं, दूसरा अर्ध सेल। देखिए यह आपका एक अर्ध सेल है, एक यह भी आपका अर्ध सेल है। दो अर्ध सेल ले लेते हैं, ठीक है, दो अर्ध सेल ले लेते हैं। देखिए यह भी आपका एक अर्ध सेल है। अब संयोग बस यहाँ पर आपका ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न होता है और यहाँ पर आपका अपचयन विभव उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पर यह अर्ध सेल है, यह भी अर्ध सेल है, यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न होता है, यहाँ पे अपचयन विभव होता है उत्पन्न, ठीक है। तो दोनों पे दूसरे विभव उत्पन्न हो रहे हैं, तो इनके विभव में जो अंतर होगा, विभव में जो अंतर होगा, विभव में जो अंतर होगा, उस अंतर को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। उस अंतर को क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखो, मैं आपको समझाने के लिए ये सभी चीजें बताया हूं। समझ में आया कि नहीं? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। मैंने आपको क्या बताया? दो अर्ध सेल हमने लिया है। यहाँ पर एक अर्ध सेल है आपके सामने ये वाला, और एक अर्ध सेल है ये वाला। इस अर्ध सेल में दोनों में डिफरेंस ऑफ क्रिया होती है। यहाँ पर अगर अपचयन विभव उत्पन्न होता है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न होता है। तो दोनों के विभव में जो अंतर होगा, क्योंकि विभव में अंतर ही विभवांतर के बराबर होता है, वही आपका सेल का विद्युत वाहक बल या EMF कहलाता है। वही आपका सेल का विद्युत वाहक बल या फिर EMF कहलाता है। अब मैं आपको बताया था, वह गुरु मंत्र बताया था मैंने आपको। क्या है गुरु मंत्र? जरा कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके मुझे बताना। लोन, ये आपको गुरु मंत्र बताया था मैंने। किसी भी सेल में अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा इलेक्ट्रोड है, कौन सा कैथोड है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था, जो भी एनोड होगा, कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, एनोड और कैथोड पहचानने की तरीका, एनोड और कैथोड, इस लोन फार्मूले से पहचानने की तरीका मैं आप लोगों को बताया था। कैसे पहचाने? आइए इधर जरा बताते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, लोन मतलब किसी भी सेल में लेफ्ट साइड, यल से लेफ्ट साइड जो होता है, लेफ्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है? बायां या दायां? बायां होता है। तो लेफ्ट साइड जो होता है वह आपका एनोड होता है, ये से एनोड, ठीक है। और उस पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीकरण की अपक्रिया होती है, और उस पर निगेटिव चार्ज होता है, तो आपका एनोड होता है। यानी देखिए, किसी भी सेल में अगर दो इलेक्ट्रोड दिए हैं, जो लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रोड होगा वह आपका एनोड होगा, और जो एनोड होगा उस पर ऑक्सीकरण की अपक्रिया होगी या फिर उस पर निगेटिव चार्ज होगा। ये तीन कंडीशन में से कोई ना कोई दो कंडीशन आपको जरूर मिलेगा। अगर एक एनोड पता चल गया तो दूसरा बचा हुआ क्या होगा? कैथोड होगा। तो किसी भी सेल में एनोड कैथोड इस तरह से पहचान सकते हैं। मुझे बात करनी थी सेल की विद्युत वाहक बल से। मैं आपको एनोड कैथोड क्यों बता रहा हूँ? पागल तो हूँ नहीं मैं? अगर आप बताइए क्यों बता रहा हूँ मैं? कुछ तो इसका पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वह एनोड कैथोड के जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं उसी के अंतर के बराबर होता है। सेल का विद्युत वाहक बल ही जो होता है किसके बराबर होता है? एनोड और कैथोड के अंतर के बराबर। ई देखिए, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। देखिए यह चैप्टर कठिन है, चैप्टर आप किसी को नहीं समझ में आता है, इसलिए एक एक लेक्चर आप सभी लोग अगर रेगुलर देखोगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये लोन वाला फार्मूला मैं आपको पहले बता दिया था, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बताया बहुत ही आराम से ताकि समझ में आ जाए।
लोन वाला जो गुरु मंत्र था मैं आपको एक सप्ताह पहले बताया था। मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि लेक्चर में प्रेजेंट होना, मतलब यह भी है कि लेक्चर में जो भी पढ़ाया जा रहा है डेली की डेली पढ़ाई करना। लोन वाला फार्मूला मैं आपको बताया था। ये लोन का मतलब ही होता है कि जिससे आप लोग पता कर सकते हो कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। तो बात समझ में आई सभी को। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये होता है। बोलिए सभी को समझ में आया है सभी चीजें? तो सेल के विद्युत वाहक बल का हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सभी कहानी है सेल के विद्युत वाहक बल से संबंधित, ठीक है। चलिए सेल के विद्युत वाहक बल का डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल का डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल का डिफिनेशन क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल, देखिए दो अर्ध सेल अपक्रियाएं, अर्थात एक पर ऑक्सीकरण अर्ध सेल है, दूसरा अपचयन अर्ध सेल है, तो इनके इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। दो, आप लिखिएगा यहाँ पर, दो अर्ध सेल अभिक्रियाएं, दो अर्ध सेल अभिक्रियाएं जिनमें एक पर क्या हो? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो, ऑक्सीकरण हो तथा दूसरा क्या हो? अपचयन अर्ध सेल हो, अपचयन अर्ध सेल हो, ठीक है। दो अर्ध सेल अभिक्रियाएं या दो अर्ध सेल हम लेते हैं जिन पर एक पर क्या होते हैं? ऑक्सीकरण तथा दूसरे पर क्या? अपचयन अर्ध सेल हो, यानी पहला आपका ऑक्सीकरण अर्ध सेल हो, दूसरा आपका क्या है? अपचयन अर्ध सेल है। के इलेक्ट्रोड विभव में जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। के इलेक्ट्रोड विभव में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। दो अर्ध सेल अपक्रियाएं, देखिए स्टेटमेंट में थोड़ी मोड़ी गलती हो सकती है, हिंदी है इसलिए गलती हो सकती है, परेशान मत होना, मतलब समझना। यहाँ पर आपको दो अर्ध सेल दिए हैं, एक अर्ध सेल पर आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे अर्ध सेल पर आपका अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण वाले अर्ध सेल और अपचयन वाले अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव में जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। बोलिए समझ में आया सभी को? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल E = E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। आप कैथोड एनोड कैसे जानेंगे? देखिए ये इसका न्यूमेरिकल आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस माइनस निकालने में सबकी हालत खराब हो जाती है न्यूमेरिकल में, जब लगाओगे आप तो। IIT वगैरह में न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं यहाँ से लेवल के, बात समझ लेना सभी लोग। बात बोर्ड की करें तो बोर्ड में भी पूछी जाती हैं, इसके चक्कर मत रहना कि ये परिभाषा रट कर काम चला जाएगा। मैं इतना समय इस पर क्यों दे रहा हूँ? इसका वजह होगा, इसका वजह यही है कि यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। बात ये नहीं कि आपकी डिफिनेशन आ गया, बात यह है कि इस पे आधारित न्यूमेरिकल आपको आता है या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। बोलिए आप सभी को समझ में आया? ठीक है, अब आप लोग हेडिंग करना सेल का क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी सभी लोग हेडिंग करना, विद्युत रासायनिक श्रेणी। हेडिंग क्या करना है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी बेसिक मैं बताऊंगा, जो डिफिनेशन आपको एग्जाम में लिख कर आना है। हालांकि इसका न्यूमेरिकल मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, यहाँ पर आपको बेसिक बताऊंगा, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? देखिए विभिन्न तत्वों के उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है, किसके? उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, बढ़ते हुए क्या लिखना है? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विभिन्न तत्वों के उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, उनके
बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। डिफिनेशन समझ में आया सभी को? लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, किसी भी तत्वों के अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आप लिखिएगा यहाँ पर विभिन्न तत्वों के बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आई? विभिन्न तत्वों के उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे, उनके बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। श्रेणी काफ़ी लंबा है, मैं चाहता तो यहाँ पर आपको श्रेणी दिखा देता, लेकिन पहले ही दिखा दूंगा तो भड़क जाओगे आप सभी लोग, डर लग जाएगा। मैं आपको एक एक चीज़ें याद कराऊंगा एक सिस्टमेटिक ढंग से। इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत रोमांटिक ट्रिक है। नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, नहीं नेक्स्ट लेक्चर में इस पर आधारित न्यूमेरिकल बताऊंगा। कोई भी चीज़ें हैं, सबसे पहले क्या होती है, उसकी आवश्यकता कहाँ पे पड़ती है ये जानना चाहिए। कोई भी चीज़ है, साइंस में 3 चीज़ें से सीखना चाहिए। सबसे पहले वह चीज़ होती क्या है ये जानना चाहिए, फिर उसकी आवश्यकता कहाँ पे पड़ती है ये जानना चाहिए। जब आवश्यकता पता चल जाएगा यहाँ पे पड़ेगी तो आपको अपने आप उसका पूरा सिस्टम याद हो जाएगा, अपने आप पूरा उसका सिस्टम याद हो जाएगा। समझ में? तो देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या कहते हैं? विभिन्न तत्वों के उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ क्रम बता रहा हूँ। सबसे पहला क्रम इसमें क्या था? लिथियम का। लिथियम जो है Li++ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या देता है? Li++ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लिथियम 0 आयन वाला देता है। इसका जो वोल्टेज होता है -3.04 वोल्टेज, ठीक है, ये होता है। इसी को आगे बढ़ाते रहते हैं। सबसे पहला तत्व ये है आपका, इसको आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड तत्व भी लिख लीजिए, पोटेशियम K+ है। सेकेंड तत्व भी लिख दीजिए, पोटेशियम K+। ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, हो जाएगा K। इसमें आपका कितना वोल्टेज होता है? पोटेशियम का शायद 2.92 वोल्टेज होता है, -2.92 वोल्टेज होता है। ये पोटेशियम का होता है। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे पूरी श्रेणी को। अब बहुत सारे तत्व हैं, करीब 60-70 तत्व हैं, याद बढ़ाएंगे। अब हम देखिए यहाँ पर इसका माइनस में सबसे ज़्यादा है। यहाँ ये देखिए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, ये आपका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, ये भी अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। इसको माइनस में आगे बढ़ाएंगे। 0 कहाँ पर होगा? 0 होगा हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन का होता है 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट H2 मॉलिक्यूल। यहाँ पर इसका जो होता है 0 होता है, इसका 0 होता है। फिर इसको बढ़ाएंगे, फिर इसको बढ़ाएंगे और लास्ट में आएगा आपका फ्लोरीन। F2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2F-, ये लास्ट में आएगा। अब देखिए फ्लोरीन पर जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकलता है, फ्लोरीन पर जो निकलता है +2.8 वोल्ट का निकलता है। अब देखिए यहाँ पर मान जो यहाँ पर क्या है? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। जो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव इसका बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे पहले सबसे कम माइनस में जितना अधिक होता है उसका मान उतना ही ज़्यादा कम होता है। -3.4 होता है लिथियम का, और सबसे अधिक होता है इसका 2.8, इससे भी अधिक है। आपको ये पढ़ना है। ये पूरी श्रेणी आपको मैं याद कराऊंगा, याद करोगे तभी न्यूमेरिकल इसके बनेंगे। हालांकि मैं आपको धीरे धीरे याद कराऊंगा, आपको दर्द नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए सभी लोग। अब इसके बाद हेडिंग डालिएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी का लक्षण।
ठीक है, हो गया। अब इसका लक्षण आपको लिखना है। सबसे पहला लक्षण क्या है? वैसे लक्षण आपके एग्जाम में कम पूछते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ एक दो। देखिए सबसे पहला लक्षण यह है विद्युत रासायनिक श्रेणी का। मैं देखो अभी थियरी बता रहा हूँ, समझ में भी आएगा, याद भी होगा, लेकिन एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछते हैं, थियरी बहुत कम पूछते हैं। सबसे पहला लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक पहला क्या है? देखिए श्रेणी में जो सबसे ऊपर जाने पे, जब श्रेणी में आप ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जो है बढ़ती है। यानी जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा? अपचयन होगा। इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करते हैं, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। बात समझ रहे हैं आप? ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। यानी नीचे से जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, यानी अर्थात इनकी अपचयन की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, जब ऊपर से नीचे आते हैं आप तो इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने का मतलब एक्सेप्ट करने का क्षमता जो होता है, पावर होता है, क्षमता क्या होता है? बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। बात समझ में आई? ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगा मतलब अपचयन क्षमता बढ़ता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अपचयन क्षमता बढ़ता है। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मतलब अपचयन करना, उस पर ऋणावेश आएगा, अपचयन होता है। वहीं पर इलेक्ट्रॉन को त्यागना मतलब उस पर धनावेश आएगा मतलब ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है। दूसरी बात आती है, श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है उसका E0 का वैल्यू सबसे कम होता है, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जो होती है क्या होती है? क्या होती है? सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है। मैंने आपको बताया श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं तो इस यहाँ पर जो तत्व है आपका क्या था? लिथियम था। लिथियम का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती? सबसे कम होती है। सबसे कम होती है। और नीचे आएंगे जब फ्लोरीन आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। ऊपर समझ में आए? ऊपर जो लिथियम है इसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, नीचे वाले की क्षमता अधिक होती है। ऊपर वाले की कम होती है, नीचे वाले की अधिक होती है। मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ता है। इसका लिथियम को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम है, इसकी अधिक है, यानी इसकी अपचयन क्षमता अधिक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब होता है अपचयन क्षमता। ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आती सभी को। अगर सर के ऊपर से जा रहा है तो परेशान मत होना, नीचे लाएंगे हम लोग, या तो आपके कद बढ़ाएंगे या इसी को नीचे लाएंगे धीरे धीरे। पहले आज समझो क्या होता है। बात मैं ये कर रहा हूं, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ता है। ऊपर लिथियम था, लिथियम का सबसे कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, नीचे वाले की सबसे अधिक होती है। यानी ऊपर वाले से नीचे आने पर अपचयन क्षमता बढ़ता है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, श्रेणी में जो होता है, जो तत्व सबसे ऊपर होता है उसका E0 का वैल्यू सबसे कम होता है। कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी वह सबसे अच्छा अपचायक होता है। सबसे अच्छा अपचायक होता है। जरा बताइएगा आप सभी लोग, अपचायक, ऑक्सीकारक, अपचायक तथा ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है? जरा बताइएगा सभी लोग कि अपचायक तथा ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है? बताइएगा सभी लोग। देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, अभी आप लोग 18 साल से कम हैं। जब आप सभी लोग 18 साल के बाद जाओगे तो बाइक चलाने सीखोगे, कुछ लोग चलाते भी होंगे, लेकिन लाइसेंस नहीं होगा। जब लाइसेंस बनवाने जाओगे, सच्चाई है इस भारत की, इंडिया की सच्चाई है कि यहाँ पर आपको एजेंट पकड़ना पड़ता है। एजेंट मतलब दलाल। दलाल क्या करते हैं? अपना क्या बनाते हैं? आपका अपना लाइसेंस बनवाते हैं? नहीं, आपका बनवाते हैं। तो यही बात है, ये दलाल है। ऐसे तत्व जो अपना अपचयन न कराए, दूसरे का अपचयन कराए, उसे अपचायक कहेंगे। सबसे आसान ट्रिक है समझने का। तो अगले का कराएंगे, अगले बंदे का कराएंगे, अपना नहीं कराएंगे। अगर दो तत्व एक साथ हो गए, ए और बी दो तत्व एक साथ, तो ए और बी अगर दो तत्व एक साथ हैं तो इसमें से ए जो है अपना अपचयन नहीं कराएगा, इसका अपचयन कराएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपचायक। अपचायक कहेंगे, इसको अपचायक कहेंगे। तो बात समझना,
लिथियम का जो था वैल्यू कितना था, -3.04 वोल्ट था, और इसका वैल्यू मैंने आपको बताया था +2.8। देखिए ऊपर से नीचे जाने पर यह आपका E0 का वैल्यू है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे जाने पर E0 का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी ऊपर से नीचे जाने पर जब E0 का वैल्यू बढ़ता है, जैसे जैसे E0 का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होता है, घटती है। वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है। ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घटता है, जैसे जैसे आपका E0 का वैल्यू घटता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता घटती है। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन लिथियम का ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होती है, घटती है। यानी ये सारा तेल इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, हम सही थे। ये ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे E0 का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है। यानी ये सबसे ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये कम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी श्रेणी में, विद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता क्या होती है, घटती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। बात तो वही है, इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से, सीधी सी बात। इलेक्ट्रॉन ग्रहण जो करेगा वो त्यागेगा थोड़ी ना। अगर आपके पास पैसे नहीं है, उधार लोगे दूसरे से, तो क्या करोगे, पैसे किसी को दोगे तो नहीं, ये नहीं कि इनसे लेकर उनका दोगे, ऐसा तो कभी नहीं करोगे। सीधी सी बात है। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटता है। मैं घुमा फिरा कर यही बात आपको समझाना चाह रहा था, इधर से और उधर से। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रबलतम अपचायक है, अपचायक है। देखिए सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन कोई त्यागता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वही आपका प्रबलतम अपचायक है। और ये न्यूनतम, ये जो होता है आपका प्रबलतम ऑक्सीकारक हुआ, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक है, इसलिए प्रबलतम ऑक्सीकारक है, सॉरी अपचायक है, यह आपका प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, अब आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा। क्या हेडिंग डालना आप लोगों को, हेडिंग ये डालना है विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग। ये छोटी सी बात ही मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होती है। पहला बात समझाना चाह रहा था। इसमें दूसरा बात यह समझाना चाह रहा था कि जो लिथियम होता है इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। जब ये बहुत ही अधिक होगी तब इसका क्या होगा, प्रबलतम अपचायक होगा। अब अपचायक और ऑक्सीकारक का मतलब मैंने बताया ना, दो बंदे हैं, अगर ये इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका ये अपचायक होगा। मैंने बात ये सीधी सी बात मैंने आपको बताया कि जब आप जाओगे लाइसेंस बनवाने तो जो एजेंट होते हैं, जो दलाल होते हैं, वे क्या करते हैं, दूसरे बंदे का ऑक्सीकरण कराते हैं, अपना नहीं कराते हैं, यानी दूसरे बंदे का लाइसेंस बनवाते हैं। ये जो होता है आपका, ये अपना अपचयन नहीं कराता है, ये तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसका ऑक्सीकरण होना चाहिए, इसका ऑक्सीकरण होता है, लेकिन इस अगले बंदे का जिसके साथ ये जुड़ा होगा उसका अपचयन कहलाएगा, इसलिए इसे अपचायक कहलाता है। और सिमिलरली है, इसी प्रकार से यह भी होता है, ये प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक मतलब ये अगर किसी के साथ यह जुड़ता है तो ये अपने आप का अपचयन कराएगा, अगले बंदे का ऑक्सीकारक कराएगा। सीधी सी बात है, लाइसेंस खुद का नहीं बनवाता, आपका बनवाता है। ये ऑक्सीकारक है मतलब ये क्या है, ये खुद का ऑक्सीकरण इसका नहीं हो रहा है, अगले का ऑक्सीकरण हो रहा है। ये अपचायक है, इसका मतलब खुद का इसका अपचयन नहीं हो रहा है, अगले वाले का अपचयन हो रहा है। समझ में आई बात सभी को? चलिए, बिल्कुल आप सभी लोग एक काम करना, इसे नोट कर लेना, नोट करने लायक कोई चीज़ है नहीं, समझ लेना, पीडीएफ मैं दे दूंगा, पढ़ लेना सभी लोग, ठीक है। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग लिखिए। नहीं समझ में आ रहा है ना, परेशान मत होना, समझ में आएगा यार, सब कुछ समझ में आएगा। अभी तो इसका प्रैक्टिस कराना बाकी है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपको ये नहीं मालूम है, केवल मैं जो समझा रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए जितना भी हो रहा है। इसका अनुप्रयोग, विद्युत
रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग, विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग। विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग, इसका अनुप्रयोग क्या है? देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी का सबसे पहला अनुप्रयोग है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। पहला क्या होता है? धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। मैं आज केवल बता रहा हूं, कल इस पे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। अब आपके सामने आपका फ्रेंड एक धातु लेकर आ गया और दूसरा फ्रेंड दूसरा लेकर आ गया और आपसे पूछने लगे, आपस में सब लड़ने लगे कि मेरा धातु अच्छा है, वो कहा मेरा धातु अच्छा है। तो आप कैसे पता करेंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी के जरिए पता करेंगे किसका धातु अच्छा है, किसकी क्रियाशीलता अधिक है। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि धातुओं की अपचयन क्षमता की तुलना करने में इसका उपयोग किया जाता है। धातुओं की अपचयन क्षमता में तुलना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात वही है, एक आपका फ्रेंड आ गया, दो फ्रेंड आ गया, आपस में लड़ाई करने लगे, सिर फोरम फोरा करने लगे, खून वून निकलने लगा उनके सिर से। को मेरा धातु अच्छा है, मेरे धातु का अपचयन क्षमता अधिक है, वो कहा मेरे धातु का अपचयन क्षमता अधिक है। तो कैसे पता करेंगे आप? विद्युत रासायनिक श्रेणी से। ठीक है। तीसरा इसका उपयोग होता है धातुकों की ऊष्मीय अस्थायित्व ज्ञात करने में। ऊष्मीय अस्थायित्व ज्ञात करने में। धातुओं की ऊष्मीय अस्थायित्व ज्ञात करने में तीसरा प्रॉपर्टी है धातुओं की ऊष्मीय अस्थायित्व ज्ञात करने में। चौथा प्रॉपर्टी है कि विद्युत अपघटन के उत्पाद ज्ञात करने में। सबसे महत्वपूर्ण यही प्रॉपर्टी है, विद्युत अपघटन के उत्पाद ज्ञात करने में। ये प्रॉपर्टी सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। विद्युत अपघटन के उत्पाद ज्ञात करने में, धातुओं का विस्थापन ज्ञात करने में, अधातुओं के विस्थापन ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। अधातुओं तथा धातुओं का विस्थापन ज्ञात करने में। अधातुओं तथा धातुओं के विस्थापन ज्ञात करने में। ये 4-5 अनुप्रयोग है। इसके अलावा काफ़ी अनुप्रयोग हैं, मैं आपको कराऊंगा। धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है, इसी के जरिए हम लोग पता करते हैं। ये सभी इसका अनुप्रयोग है। मैं एक एक चीज़ों को बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। जो चीज़ें आपको समझ में आई है उसको रिवीजन करना। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेक्चर को एक बार और देखना स्टार्टिंग से लास्ट तक, ताकि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आए। अन्यथा आप लोग परेशान हो जाओगे। आगे की लेक्चर्स में आपको डेली प्रेजेंट होना है। 2 दिन आपकी क्लासेज बंद रहेंगी फिजिक्स केमिस्ट्री को, क्योंकि मेरी क्लास बस सोमवार से शुक्रवार होंगी। सैटरडे की क्लासेज में जो फिजिक्स की क्लासेज अन्य सर का चल रहा है वह क्लासेज चलती रहेंगी। और कल मैं आप सभी लोगों का शाम का एक प्रचंड मैराथन क्लास लूँगा। परसों संडे को आपका टेस्ट है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का। तो टेस्ट से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी आपको करना है रजिस्ट्रेशन वगैरह, अभी से हम लोग अभी आपको मैं लेक्चर लाकर बता दूंगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। ओके, अभी एक लाइव लाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। चलिए बंद करते हैं क्लास को।